दिमाग कैसे काम करता है? किशोर, आवरण एवं रेखांकन रामबाबू, अनुराग ट्रस्ट। हमारा दिमाग और उसका काम। वैज्ञानिक सैकड़ों वर्षों से इंसान के दिमाग पर अपना दिमाग खपाते जा रहे हैं। ताजा खोजों के आधार पर विज्ञान का कहना है कि आज दिमाग की बनावट और काम करने के तरीकों की तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। जो कुछ अनजाना बचा है उस पर खोज लगातार जारी है। खोज का काम लगातार जारी है। मस्तिष्क की बनावट एक नक्शा। खोपड़ी के भीतर यदि झांक कर देखा जाए तो इंसानी दिमाग अखरोट की गिरी जैसा सलवटदार और जेली की तरह कोमल दिखेगा। ऊपर से गुलाबी धूसर दिखने वाला मस्तिष्क भीतर से पीला सफेद होता है। इसके तीन भाग होते हैं: अगला मस्तिष्क, बीच का भाग और पिछला मस्तिष्क। अगला या सबसे ऊपरी मस्तिष्क वैज्ञानिक भाषा में सेरिब्रम कहलाता है। यह सबसे बड़ा हिस्सा होता है और दो भागों में बटा होता है। इसके ऊपरी सतह पर पड़ी सलवटों को कॉर्टेक्स कहते हैं। इसकी परत की मोटाई कहीं 1 मिलीमीटर से भी कम तो कहीं 3 मिलीमीटर तक होती है। इसकी सलवटों को खोलकर यदि रुमाल की तरह बिछा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल 2000 वर्ग मिलीमीटर होगा। कॉर्टेक्स की परत के नीचे अलग अलग समूहों में बटे तंत्रिकाओं के गुच्छे होते हैं जिन्हें अलग अलग वैज्ञानिक नामों से जाना जाता है। मस्तिष्क के बीच के का हिस्सा भी दो भागों में बटा होता है: टेक्टम या छत और कॉलिकुलाई या पहाड़ों जैसे उभार। मस्तिष्क का पिछला हिस्सा सेरिबेलम कहलाता है जो पीछे की ओर उभरा हुआ दिखाई देता है। इसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। मस्तिष्क के भीतर आपस में जुड़ी हुई वेंट्रिकल्स नामक थैलियां मौजूद होती हैं जिनमें एक खास द्रव पदार्थ भरा होता है। तरह तरह के अचरज भरे काम करने वाली मस्तिष्क की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। इनकी संख्या लगभग 1 अरब बताई जाती है। इनसे बेहद बारीक और लंबी धागे जैसी चीजें निकली रहती हैं जिन्हें डेंड्रॉइड्स कहा जाता है। संदेशों का आदान प्रदान इन्हीं के जरिए होता है। ये आपस में जुड़कर इस सृष्टि का जटिलतम नेटवर्क बनाती हैं। डेंड्रॉइड्स की लंबाई 2 से 7 किलोमीटर तक हो सकती है। मजे की बात यह है कि संदेश लेने देने के लिए इनके सिरे आपस में जुड़े नहीं रहते। उनके बीच एक बेहद बारीक गैप छूटा रहता है जिन्हें सिनेप्सिस कहा जाता है। मस्तिष्क के नेटवर्क में सिनेप्स की संख्या 3 खरब से भी ज्यादा होती है। संदेशों के आदान प्रदान के लिए जरूरी बिजली की तरंगों को उचित दिशा और शक्ति देने के लिए सिनेप्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मस्तिष्क का वजन कुल शरीर के वजन का लगभग 2% होता है। एक बच्चे के मस्तिष्क का औसत वजन सिर्फ 350 ग्राम होता है, जबकि एक वयस्क आदमी के मस्तिष्क का औसत वजन 1400 ग्राम होता है। हर समय सक्रिय रहने और ढेर सारी जिम्मेदारियों के बोझ के कारण शरीर को मिलने वाली कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा मस्तिष्क में ही खप जाता है। स्त्रियों और पुरुषों के बीच दिमागी अंतर। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि महिलाओं और पुरुषों के दिमाग की बनावट समान दिखते हुए भी उनकी कार्यप्रणाली में कई तरह के अंतर मौजूद होते हैं। आकार में महिलाओं का दिमाग पुरुषों की तुलना में औसतन 10 से 15% छोटा होता है, पर इसकी भरपाई करने के लिए उनके दिमाग में कई हिस्सों में कोशिकाएं ठूस ठूस कर भरी होती हैं। साथ ही महिलाओं का दिमाग इस काबिल भी होता है कि वह एक समय में कई बार सोच सके। अमेरिका के मस्तिष्क विशेषज्ञ मार्क जॉर्ज के अनुसार जब महिलाएं कोई मामूली सा काम भी करती हैं तो उनके दिमाग में जगह जगह कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। दूसरी ओर पुरुष जब कोई काम करते हैं तो केवल उस कार्य विशेष के लिए एक निर्धारित क्षेत्र की कोशिकाएं ही सक्रिय होती हैं। यानी महिलाएं एक काम करते हुए कई दिशाओं में सोच सकती हैं, जबकि पुरुष कोई काम करते हुए उसी में डूब जाते हैं। यह भी पाया गया है कि महिलाओं के दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से में लगातार बातचीत होती रहती है, जबकि पुरुषों के दिमाग में ऐसा नहीं होता। गौरतलब है कि दिमाग के दाएं हिस्से पर भावनाओं और सहज बुद्धि या अंतर्ज्ञान की जिम्मेदारी होती है, जबकि बायां हिस्सा अधिक तार्किक ढंग से सोचने विचारने और वास्तविकताओं की जांच परख अध्ययन करने का काम करता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद इसी वजह से महिलाएं ढेर सारी चीजों पर सहज बुद्धि या तर्क और भावना के संश्लेषण से जल्दी फैसले पर पहुंच जाती हैं, जबकि पुरुष या तो तार्किक विवेचना पर जोर देता है या फिर एकदम भावनाओं में बहकर फैसले लेता है। शायद यह भी एक कारण है कि किसी आदमी की नीयत और भावनाओं को ताड़ने भापने में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अधिक कुशल और तेज पाई जाती हैं। इन भिन्नताओं के बावजूद विज्ञान स्पष्ट मानता है कि पुरुषों और स्त्रियों की बौद्धिक क्षमताओं में कोई बुनियादी अंतर नहीं होता। यदि स्त्रियां जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज पीछे हैं और प्रायः धोखा और छल का शिकार हो जाती हैं, तो इसका कारण उनकी बौद्धिक क्षमता की प्राकृतिक कमी नहीं बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति है। जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर पीछे ढकेल दिया गया है। यह स्थिति भारत जैसे पिछड़े और अशिक्षा से भरे देशों में ज्यादा है, पर उन्नत पश्चिमी देशों में भी स्त्रियां पुरुषों के दमन उत्पीड़न का शिकार हैं। सभी जगह उनका श्रम सस्ता है, उन पर घरेलू कामों का और बच्चों के लालन पालन का बोझ है और तरह तरह के दबाव हैं।
इन दबावों का बोझ लगातार उनके दिमाग पर रहता है और घरेलू दास्ता के कारण बाहरी दुनिया के तत्वों की जानकारी उन्हें पुरुषों से कम होती है। इसके बावजूद विज्ञान से लेकर कला साहित्य हर क्षेत्र में महिलाओं के बीच से इतनी महान विभूतियां और इतनी बड़ी संख्या सामने आई है और बढ़ती जा रही है। फिर भी यह सवाल हमारे सामने बचा रह जाता है कि आखिर हमारा दिमाग काम कैसे करता है। शतरंज के पूर्व चैंपियन गैरी कस्परोव जब दुनिया के सबसे क्षमतावान कंप्यूटर डीप ब्लू के हाथों हार गए थे तो यह सवाल उठने लगा था कि क्या कंप्यूटर का कृत्रिम दिमाग मानव के कुदरती दिमाग से अधिक तेज है। अगले कुछ ही प्रयोगों में डीप ब्लू की हार के साथ यह साफ हो गया कि इंसान के उस कुदरती दिमाग का कोई सानी नहीं है, जिसके बूते आज वो पूरी धरती का स्वामी है और पूरे ब्रह्मांड को थाने की कोशिशें कर रहा है। करोड़ों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रिया में पदार्थ के जड़ रूप से चेतन रूप विकसित हुआ है और इंसान पैदा हुआ है, और जिसके पास दिमाग की जैव रासायनिक संरचना है और जिसका नायाब रासायनिक गुण है चेतना। इंसान ही कंप्यूटर के दिमाग को तथ्य देता है और नतीजे निकालने की पद्धति के रूप में तर्क देता है। इस रूप में कंप्यूटर इंसान के दिमाग का बाहरी यांत्रिक विस्तार है और यह इंसान दिमाग के लासानी बेजोड़ करिश्मों में से एक है, पर यह कभी भी इंसानी दिमाग की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि इंसानी दिमाग की अपनी स्वतंत्र प्राकृतिक गति है। यह प्रकृति और समाज से जानकारियां लेता हुआ लगातार अपने को उन्नत बनाता जाता है। यह सामान्य तर्क के अतिरिक्त संवेदनात्मक भावनात्मक स्तर पर भी सोचता है, जो कंप्यूटर के यांत्रिक मस्तिष्क के लिए संभव नहीं। कैसे काम करता है हमारा दिमाग? इंग्लैंड के मशहूर तंत्रिका वैज्ञानिक विल्डर पेनफील्ड के अनुसार काम करने के नजरिए से मस्तिष्क के दो हिस्से माने जा सकते हैं, पहला ब्रेन और दूसरा माइंड। ब्रेन को बिजली की तरंगों से ऊर्जा मिलती है, जबकि माइंड के ऊर्जा के स्रोत अभी अज्ञात हैं। आज सोते जागते किसी भी समय दिमाग को काम करते हुए देखने की कई तकनीकें मौजूद हैं। इनके जरिए यह पता लगाया जा चुका है कि कौन सा काम करते समय मस्तिष्क का कौन सा भाग सक्रिय रहता है। आज यह भी पता लगाया जा चुका है कि जब हम सोते हैं तो मस्तिष्क भी सोता है, लेकिन उस समय मस्तिष्क के पिछले हिस्से ब्रेन स्टेम में मौजूद रेटिकुलर फॉर्मेशन नामक संरचना एक सजग चौकीदार की तरह जागती रहती है। इसके ऊपर मस्तिष्क के उन हिस्सों को न्यूनतम स्तर पर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी होती है जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। मसलन नींद में हमारे दिल की धड़कन और सांसों की रफ्तार कम हो जाती है, पर पाचन क्रिया तेज हो जाती है। मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं, लेकिन करवट बदलने जैसी क्रियाएं जारी रहती हैं। नींद के समय दिमाग भी सोया रहता है, पर दिमाग का कोई हिस्सा ऐसा भी सक्रिय रहता है कि कोई खतरे या अनजान आहट के समय चौकन्ना हो जाता है। दिमाग की इस विशेषता के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन अभी भी जारी है। नींद के साथ जुड़ी एक बहुत बड़ी पहेली सपनों की भी है। नई खोजों से पता चला है कि सपने देखते समय हमारा दिमाग काम करने लगता है। इस समय मस्तिष्क की ओर खून का बहाव तेज हो जाता है, मांसपेशियां सख्त पड़ जाती है और निगाहें दिखने वाले दृश्य के अनुसार डोलने लगती हैं। यदि सपना डरावना हुआ तो गला सूख जाता है, पसीना बहने लगता है, मुट्ठियां भींच जाती हैं और कभी कभी तो आदमी रोने या घिघियाने भी लगता है। नई खोजों के अनुसार सपनों को चेतन और अवचेतन मस्तिष्क के बीच बहती हुई नदी के समान बताया जा रहा है, जिसमें विचारों के प्रवाह पर तर्क का अंकुश समाप्त हो जाता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने सपनों पर अतीत के प्रभाव और उनके जरिए मानसिक स्थिति के अध्ययन की कोशिश की। उन्हीं के समय से सपनों में घटी घटनाओं में भविष्य की झांकी देखने की भी कोशिशें जारी हैं, पर अभी भी वे अटकलबाजी से आगे नहीं जा सकी हैं। सपनों के बारे में वैज्ञानिक यह नतीजा अवश्य निकाल रहे हैं कि सपनों के दौरान मस्तिष्क दिन भर की घटनाओं की छटाई और विश्लेषण के बाद जरूरी चीजों को याददाश्त के खाने में जमा करता जाता है। यानी अच्छी याददाश्त के लिए सपना देखना जरूरी है। इतना तय है कि सपनों का रिश्ता किसी न किसी रूप में अवचेतन मस्तिष्क से है, पर अवचेतन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के बारे में वैज्ञानिकों की जानकारी अभी ऊपरी या प्रेक्षण के स्तर की है, ठोस। दरअसल आधुनिक खोजों ने साबित कर दिया है कि मानव मस्तिष्क दो प्रकार से सोचता विचारता है। पहले तरीके में चेतन मस्तिष्क तार्किक और मुखर रूप से विचार करता है, जबकि दूसरे तरीके में अवचेतन मस्तिष्क बिना किसी तार्किक आधार के गैर मौखिक तरीके से सोचता विचारता है। इस दूसरे तरीके को ही अंतर्ज्ञान, सहज बुद्धि या इंट्यूशन कहा जाता रहा है। इस आम बोलचाल में लोग छठी इंद्रिय, दिल की आवाज या गलत फीलिंग भी कहते हैं। इसे आम बोलचाल में लोग छठी इंद्रिय, दिल की आवाज या गट फीलिंग भी कहते हैं। इस अंतर्ज्ञान की प्रक्रिया की ठोस जानकारी तो अभी वैज्ञानिकों को नहीं हो सकी है, लेकिन सपनों को अंतर्ज्ञान का एक कारगर स्रोत माना जाता है। कई बार दिन भर की समस्याओं का हल सपने में किसी संकेत के रूप में दिख जाता है। गौरतलब है कि कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें सपनों की देन रही हैं। यानी आपका चेतन मस्तिष्क यदि किसी समस्या का हल निकालने में असफल रहा हो तो आप अवचेतन मस्तिष्क की मदद चाहते हो तो उस समस्या पर विचार करते हुए सो जाइए।
मुमकिन है कि जगने पर कोई नई रोशनी दिख जाए या कोई राह सूझ जाए। अंतर्ज्ञान कहाँ से उपजता है, यानी अवचेतन मस्तिष्क किधर है, दाईं ओर या बाईं ओर? आधुनिक खोजों ने कार्य के स्तर पर दाईं और बाएं मस्तिष्क के बंटवारे को पूरी तरह नकार दिया है। अभी तक माना जाता था कि कुछ खास काम दायां मस्तिष्क करता है, कुछ खास काम बायां। पर अब पता चला है कि मस्तिष्क के बीच का काम के विषयों का बंटवारा नहीं है, बल्कि काम करने के तरीके में फर्क है। मस्तिष्क का एक हिस्सा किसी समस्या पर व्यापक रूप में विचार करता है, जबकि दूसरा हिस्सा उसके किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके गहराई में जाकर विचार करता है। स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयू विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक माइकल रग के परीक्षणों से पता चला है कि मस्तिष्क में बहुत सी जानकारी ऐसी भी होती है जिसे चेतन अवस्था में हासिल नहीं किया जा सकता। हाँ, अवचेतन मस्तिष्क इस ज्ञान तक पहुंचकर लाभ उठा सकता है। मनुष्य का दिमाग ज्ञान कैसे ग्रहण करता है इस प्रक्रिया के रूप क्या है तथा ज्ञान के धरातल कितने हैं। दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक इस प्रश्न पर काफी पहले से सोचते रहे हैं। आम वैज्ञानिक धारणा यह है कि व्यवहार की प्रक्रिया में इंसान प्रकृति और समाज की विभिन्न चीजों को देखता है, छूता है, सूंघता है और सुनता है। ऐसा वह बार बार विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न पहलुओं से करता है। उसकी इंद्रियां चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मस्तिष्क को भेजती हैं। दिमाग इन जानकारियों से चीजों के ऊपरी स्वरूप के बारे में शुरुआती नतीजे निकालता है तथा संवेदनों संस्कारों का जन्म होता है। यह ज्ञान प्राप्ति की पहली मंजिल होती है, इंद्रिय संवेदन की मंजिल। इस ज्ञान को इंद्रिय बोधि ज्ञान कहते हैं। व्यवहार की यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है और मस्तिष्क का एक हिस्सा बहुत से इंद्रिय बोधि ज्ञान के अंबार से सत्य को निचोड़कर धारणाओं और विचारों का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को अमूर्तीकरण की प्रक्रिया कहते हैं और उन्नत स्तर के इस ज्ञान को बुद्धिसंगत ज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिक अभी भी ठोस रूप से यह पता नहीं लगा सके हैं कि मस्तिष्क में अमूर्तीकरण की क्रिया किस रूप में घटित होती है और इंद्रिय बोधि यानी बुद्धिसंगत ज्ञान में किस प्रकार रूपांतरित होता है। इंसानी दिमाग की तमाम क्षमताओं में स्मृति या याददाश्त की सबसे खास जगह है। चीजों, घटनाओं और लोगों को तो आवश्यकता अनुसार याद रखना पड़ता है, पर अतीत में बनाए गए विचारों, धारणाओं को यदि हम भूलते चले तो न तो कभी आगे विकसित कर सकते हैं और न ही नई खोज कर सकते हैं। तब हम बस अपने को सिर्फ दोहराते ही रह जाएंगे। याददाश्त कहाँ रहती है और कैसे बनी रहती है? सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि हमारे दिमाग में याददाश्त कहाँ रहती है। आधुनिक खोजों से पता चला है कि मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब के नीचे यानी कान के ऊपर स्थित हिपोकैम्पस नामक एक छोटी सी संरचना में लघु अवधि की यानी कुछ घंटों से लेकर एक सप्ताह तक की याददाश्त समाई रहती है, जबकि दीर्घ अवधि की या स्थायी याददाश्त सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जगह जगह स्थित केंद्रों में मौजूद रहती है। इसलिए किसी एक समय में हमारे दिमाग में मौजूद सारी जानकारी को था लेना मुमकिन नहीं। यूं कहें कि हम खुद नहीं जानते कि हम क्या क्या जानते हैं। कभी कभी हमें पूरी तरह भूली बिसरी कई घटनाएं किसी एक शब्द या दृश्य के आते ही अचानक याद आ जाती है। वैज्ञानिक अभी भी उन कारणों की तलाश में लगे हैं जिनके चलते भूली बिसरी घटनाएं अचानक बिजली की तरह दिमाग में कौंध जाती हैं। हाल के कुछ प्रयोगों से इतना अवश्य पता चला है कि पुरानी यादों को जगाने में सुगंध या महक की भी एक अहम भूमिका होती है। नई खोजों से पता चला है कि हमारे मस्तिष्क में 3 तरह की याददाश्त होती है। पहली तात्कालिक याददाश्त होती है, यानी जो देखा वह तुरंत दिमाग में फोटो की तरह अंकित हो गया, पर यदि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता या हम इसे तवज्जो नहीं देते तो 1 मिनट से भी कम समय में यह दिमाग की स्लेट से यूं पूछ जाता है जैसे हमने कुछ देखा ही न हो। जिन दृश्यों पर हम कुछ सोचते या ध्यान देते हैं उन्हें दिमाग लघु अवधि यानी याददाश्त के लिए हिपोकैम्पस में भेज देता है। ये यादें करीब 1 हफ्ते तक वहां टिकी रहती हैं और इनकी तीक्ष्णता धीरे धीरे घटती जाती है। हिपोकैम्पस में यादों की छटाई और उन्हें व्यवस्थित करने का भी काम होता है। इसके बाद नंबर आता है दीर्घ अवधि का या स्थायी याददाश्त का। हिपोकैम्पस में मौजूद जिन चीजों को हम बार बार देखते, दोहराते और याद करते हैं वे स्थायी याददाश्त के केंद्र में चली जाती हैं। फिर भी उन्हें टिकाऊ बनाए रखने के लिए बार बार दोहराना जरूरी है। भूलना भी जरूरी है। अभी तक हमने सिर्फ याद रखने की बातें की। याद रखने का महत्व तो हमें अक्सर बताया जाता है, पर यह भी याद रखना चाहिए कि याद रखने से कहीं अधिक जरूरी है भूलना। यदि हम गैर जरूरी या अनुपयोगी हो चुकी चीजों से स्मृतियों के भंडार घर को ठूसे रहेंगे तो एक समय आएगा जब जरूरी जानकारियों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। आज कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें सूचनाओं का अंबार मिलता है जो उसी में खो जाते हैं। उनके पास विचार करने के लिए समय ही नहीं मिलता। हमारे मस्तिष्क में याद रखने के साथ भूलने के भी इंतजाम मौजूद है। यदि हम भूलना भूल जाएं तो कड़वी, दुखद और कष्टदायी घटनाओं की यादें हमें मानसिक रूप से विक्षिप्त कर सकती हैं। इसलिए हम रोज नियमित रूप से कुछ न कुछ भूलते हैं। बुढ़ापे में मस्तिष्क की कोशिकाओं की तादाद घटने लगती है जिससे आदमी भुलक्कड़ हो जाता है।
भुलक्कड़पन कभी कभी एक मनोवैज्ञानिक बीमारी भी होती है जिसे मानसिक इलाज से ठीक किया जा सकता है। कभी कभी ब्रेन ट्यूमर, सिर में चोट, मानसिक सदमा या इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस से भी याददाश्त खो जाती है। बहुत अधिक शराबखोरी और अनिद्रा से भी याददाश्त प्रभावित होती है। याददाश्त खोने को डॉक्टर लोग एमनेशिया कहते हैं। यह दो तरह की होती है। एक में बीमारी के पहले की घटनाओं की याद का सफाया हो जाता है, दूसरे में रोग के बाद आदमी कुछ भी याद रखने लायक नहीं रह जाता। याददाश्त बढ़ाने के लिए आज तमाम किस्म की गोलियां, कैप्सूल भी चलन में है, पर इनका प्रभाव चिकित्सा विज्ञान द्वारा प्रमाणित नहीं हो सका है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि याददाश्त बढ़ाने का सबसे सटीक तरीका है इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। याददाश्त की धार पर सांस चढ़ाते रहने के लिए मेमोरी गेम्स या शतरंज खेलना कारगर उपाय है। डायरी लिखने और जब तब उसके पन्ने पलटते रहने से याददाश्त ताजा होती रहती है। जरूरी आंकड़ों, जानकारियों को याद रखने के लिए दिमाग को बीच बीच में आराम देना बहुत जरूरी होता है। आराम के क्षणों में ही दिमाग में याददाश्त को रासायनिक रूप से दर्ज करने की क्रिया संपन्न होती है। कुछ ताजा खोजों से पता चला है कि यदि कुछ घंटे मानसिक काम करने के बाद सीढ़ियां चढ़ी जाए, टहला जाए या कोई दूसरा शारीरिक काम किया जाए तो याददाश्त तेज होती है। इसका कारण यह है कि लघु अवधि याददाश्त को दीर्घ अवधि याददाश्त में बदलने वाले दो रसायन इपिनेफ्रिन और नाइपिनेफ्रिन शारीरिक कार्यों के दौरान तेजी से निकलते हैं। मानसिक सदमा, भावनात्मक झटका या आकस्मिक खुशी के समय भी ऐसा होता है। इसलिए बेहद सुखद या दुखद घटनाएं यादगार बन जाती हैं। यह पाया गया है कि मानसिक तनाव में जीने वालों के हिपोकैम्पस में कोशिकाओं की तादाद घटने लगती है। इसलिए तनावग्रस्त दिमाग आंकड़ों और जानकारियों को याद नहीं रख पाता। याददाश्त बढ़ाने वाले जीन का पता लगाना हाल की सबसे रोमांचक खोजों में से एक है। 1999 में अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जोसेफ सीएन ने एक चूहे में इस जीन को डालकर उसे स्मार्ट बना दिया। डूंगी नाम का यह चूहा आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। एरोबिक्स और सुबह की सैर से मस्तिष्क की वैचारिक शक्ति बढ़ती है। आजकल यह माना जा रहा है कि योग साधना और ध्यान यानी किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करने का विशेष पद्धति से अभ्यास से भी मानसिक क्षमता बढ़ती है। योगासनों में शवासन और प्राणायाम का विशेष महत्व बताया जा रहा है। चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन लोगों की दिमागी सक्रियता को तेज कर देता है, पर बच्चों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। बड़ों को भी इनके अधिक सेवन से नुकसान होता है। नई खोजों से पता चला है कि मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने और दिमाग को चुस्त बनाए रखने के लिए दिमाग को समय समय पर आराम जरूर मिलना चाहिए। हमारे दिमाग में एक जैविक घड़ी लगी होती है जो बताती है कि कब काम करने का समय है और कब सोने का। हाल ही में अमेरिका के बोस्टन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिसिन में हुई खोजों से पता चला है कि ओवरटाइम करने से मस्तिष्क की क्षमता घटती है। इससे एकाग्रता लगभग खत्म हो जाती है और फैसले गलत होने लगते हैं। वैज्ञानिकों का विचार है कि हफ्ते में 5 दिन और हर दिन अधिकतम 5 घंटे काम करना ही सबसे बेहतर होता है। नई खोजों से यह भी पता चला है कि पश्चिमी या भारतीय दोनों ही धाराओं का शास्त्रीय संगीत सुनने से मस्तिष्क की तार्किक क्षमता में इजाफा होता है, जबकि शोरगुल भरा तेज संगीत इसके उल्टा प्रभाव डालता है। यह भी पाया गया है कि हिंसा और अमानवीयता से भरे नाटक, सिनेमा, टीवी सीरियल आदि भी हमारी भावनात्मकता के साथ तार्किकता को भी कुंद करते हैं, जबकि गहरी मानवीयता से ओतप्रोत सांस्कृतिक माध्यम हमारे दिमाग को ताजा दम करने का काम करते हैं। औसत से अधिक बुद्धिमान और अत्यधिक बुद्धिमान लोग जो तो समाज में प्राय मिल जाते हैं, पर जीनियस लोग जो विज्ञान, साहित्य, कला या राजनीति में युगों युगों तक याद रखा जाने वाला कोई गैर मामूली किस्म का काम कर जाते हैं, वे बिरले ही होते हैं। समाज में आमतौर पर जो लोग बुद्धिमान माने जाते हैं प्राय उनका दिमाग आम लोगों जैसा ही होता है। मुख्य फर्क उस माहौल से पड़ जाता है जिसमें उनकी परवरिश होती है। गरीबी, अभाव, पारिवारिक तनाव के माहौल में बहुतेरे बच्चों की प्रतिभा दब कुचल कर रह जाती है। वही बेहतर सामाजिक हैसियत वाले परिवारों में सामान्य प्रतिभा को भी फलने फूलने का पूरा अवसर मिल जाता है। लेकिन जीनियस लोगों की बात आम बुद्धिमान लोगों से भिन्न होती है। जीनियस बिरले होते हैं, जैसे न्यूटन, आइंस्टाइन और आज के स्टीफन हॉकिंस जैसे वैज्ञानिकों को, सुकरात, बुद्ध और मार्क्स जैसे दार्शनिकों को, बिथोवन और मोजार्ट जैसे संगीतकारों को या शेक्सपियर, कालिदास, तोलस्टॉय जैसे साहित्यकारों को जीनियस की श्रेणी में रखा जा सकता है। जीनियस का दिमाग। लंबे समय से वैज्ञानिकों की दिलचस्पी यह जानने में रही है कि आम दिमागों से जीनियस के दिमाग की क्या भिन्नता होती है। हाल ही में इससे संबंधित एक बहुत ही दिलचस्प अध्ययन सामने आया है। जीनियस के दिमाग की बनावट के अध्ययन के उद्देश्य से 1955 में आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनका दिमाग सुरक्षित रख लिया गया था। कई कारणों से अध्ययन का यह काम काफी देर से 1996 में शुरू हुआ और 1999 में इसके नतीजे लैसेट नामक शोध पत्रिका में प्रकाशित हुए। आइंस्टाइन के मस्तिष्क का पैराटाइल लोब नामक हिस्सा सामान्य से 15% अधिक चौड़ा पाया गया।
यही मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो गणितीय विचारों और कल्पनाओं के ताने बाने बुनता है। पैरेटल लोब का आकार बड़ा होने के कारण आइंस्टाइन के मस्तिष्क का पैरेटल ओपोकुलम नामक हिस्सा ठीक से नहीं बन पाया था, और मस्तिष्क के ऊतकों को बांटने वाली सिल्वियन फिशर नामक दरार भी ठीक से नहीं बन पाई थी। इसके कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं एक दूसरे से खूब अच्छी तरह से सट गई थी और उनका आपसी संपर्क भी खूब बढ़ गया था। इससे आइंस्टाइन के दिमाग में जानकारियों और विचारों का आदान प्रदान तेजी से और कुशलतापूर्वक होता होगा, और इससे मौलिक विचारों के जन्म को बढ़ावा मिलता होगा। पर यह वैज्ञानिकों का एक अनुमान या एक संभावना मात्र ही है। यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि आइंस्टाइन के जीनियस होने के यही कारण थे। जीनियस के जन्म से जुड़े हुए कई विरोधाभास भी रहे हैं। कई मामलों में देखा गया है कि बचपन में जिनका आईक्यू काफी अच्छा था वे आगे चलकर सामान्य इंसान ही बन सके। दूसरी ओर कई लोग जो आगे चलकर किसी न किसी क्षेत्र में जीनियस निकले वे बचपन में सामान्य प्रतिभा के लोग थे और कभी कभी तो पढ़ने लिखने में फिसड्डी भी थे। यह तय है कि जीनियस किसी को पढ़ा लिखा कर नहीं बनाया जा सकता। दूसरी ओर यह भी तय है कि उचित माहौल, शिक्षा दीक्षा और कड़ी मेहनत के बगैर जीनियस का दिमाग होते हुए भी कोई आदमी जिंदगी में फिसड्डी बना रह सकता है। जीनियस के जन्म से जुड़ा एक विरोधाभास यह भी है कि किसी माता पिता की सभी संतानें जीनियस नहीं होती। फिर जीनियस का जन्म कैसे होता है? हाल में हुई मानव जीनोम की खोज से पता चला है कि प्रत्येक मनुष्य के भौतिक और भावनात्मक अस्तित्व का आधार कोई 1 लाख जीन के जोड़े होते हैं। इन जोड़ों में से एक मां की देन होता है और दूसरा पिता की। जीनों का यह कुदरती संयोग भी कभी कभार ऐसी रचना कर डालता है कि उस जीनोम का स्वामी जीनियस हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि केवल जीनोम के दम पर ही कोई व्यक्ति जीनियस हो सकता है। जन्मजात प्रतिभा को पनपने निखरने के लिए यदि उपयुक्त माहौल और सुविधाएं न मिले तो गुमनामी के अंधेरे में खो जाने के अतिरिक्त उनका अन्य कोई विकल्प नहीं हो सकता। हाल की कुछ खोजों से एक अजीबोगरीब दिलचस्प तथ्य यह भी सामने आया है कि सनक, खपतीपन और यहां तक कि खंडित मनस्कता यानी सिजोफ्रेनिया भी व्यक्ति की किसी क्षेत्र विशेष में सृजनशीलता बढ़ा देते हैं और उसे जीनियस बनने में मदद करते हैं। सनक के कारण व्यक्ति को नया काम करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। खंडित मनस्कता विचारों को नई दिशा देने का काम करती है, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर सनकी या खपती जीनियस होता है, और यह भी नहीं कि हर जीनियस अनिवार्यता खपती या सनकी होता ही हो। बहरहाल मानव मस्तिष्क बहुत सारी खोजों के बावजूद वैज्ञानिकों के लिए ब्रह्मांड की ही तरह अभी भी काफी हद तक अबूझा और अजाना है। नित नई खोजों का सिलसिला जारी है। आदमी का दिमाग लगातार दिमाग की थाप आने के लिए जूझ रहा है। नई सदी में विज्ञान शायद इंसानी दिमाग की और साफ तस्वीर पेश कर सके। मुख्यतः जगदीश सक्सेना के लेख नई रोशनी में नहाया दिमाग और कुछ अन्य लेखों टिप्पणियों पर आधारित। अनुराग ट्रस्ट।